लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर मैंने आपसे पढ़ाया होगा कि दोनों एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के क्या मेथड होते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के क्या स्पेशल मेथड होते हैं और सिर्फ कीटोन बनाने के क्या स्पेशल मेथड होते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हेडिंग डालें केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को समझने के लिए द इंटायर दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड क्लासिफिकेशंस, 2 या 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो लिख लें पहले, उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स because they are unsaturated compound, because they are unsaturated compound। क्यों हाईली रिएक्टिव है? बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है? वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। दैट इज पोलराइज्ड कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज पोलराइज्ड कार्बोनाइल ग्रुप। पोलराइज्ड कार्बोनाइल ग्रुप का क्या तात्पर्य है वो मैं आपको बताता हूं। आरसी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे लगा H, आर सी डबल बॉन्ड O, यहां लगा R डैश। ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड, और इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप कीटोन कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वाई दिस इज वेरी मच रिएक्टिव। उसका लॉजिक ये है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? डेल माइनस। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? डेल प्लस। सिमिलरली इसके ऊपर भी डेल माइनस, इसके ऊपर भी डेल प्लस। अगर इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से इसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसके अंदर हो सकता है। सिमिलरली इसके ऊपर चूंकि डेल माइनस है तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैक कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी दिखा सकता है। और फर्दर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखाएगा, बिकॉज आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करिएगा तो क्या मिलेगा? अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करिएगा तो क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। और उसको जब आप फर्दर ऑक्सीडाइज करिएगा आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चूंकि एल्डिहाइड कीटोन है तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ही मिलेगा। और इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। तो कुल मिला के ये 4-5 हेडिंग के अंदर हमें पूरा पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए, मैं ना सारे टाइप पहले लिखवा देता हूं कि कौन कौन से टाइप हम लोग को पढ़ने हैं, फिर उसको एक एक करके पढ़ लेंगे। तो पहला लिखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड लिखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला लिखा आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड आप लिख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड आप लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चौथा आप लिख रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और लास्ट आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुल मिलाकर इस 5 हेडिंग के अंदर आपको ये सारा पूरा चैप्टर जो इसके केमिकल रिएक्शन है उसको पढ़ना है। उसके अंदर जो पहला पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो आप हेडिंग डालें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑलरेडी मैंने यहां पर समझा भी रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग एडेड। न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और कैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है उसको भी जरा थोड़े डिटेल में समझते हैं। और आपसे जनरली ये भी पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होता है उसको देखते हैं। सपोज करिए ये आपका R है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, इधर लगा है H, दिस इज व्हाट? दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O, R डैश, एंड दिस इज कीटोन। ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो रहा था? डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट होगा RC
डबल बॉन्ड O H, यहां लगेगा न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल लगा है ये तो ऐसे अभी लग रहा होगा, अगर ये लग रहा होगा तो टोटल कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5 बॉन्ड। कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, वो तो 4 बॉन्ड बनाएगा। जो सबसे वीक बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये R C, इसके ऊपर O-, नीचे लग गया न्यूक्लियोफाइल, इधर लग गया H। अगर आप यहां पर कोई भी एसिड डाल दें, यानी H+ वाला कुछ भी डाल दें, इस पर क्या हो जाएगा? ये H आके लग जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो गया। तो आपने हेडिंग क्या डाला है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग एडेड। आप न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दे रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। सिमिलरली इस केस में भी यही होगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज? del+, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? del-। न्यूक्लियोफाइल Nu- होता है, वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही इसके ऊपर अटैक कर रहा है, यहां पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा RCO डबल बॉन्ड, यहां R', यहां पर एक बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड पार्शियली बन रहा होगा, ऐसे टूट के उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रही होगी और ये बॉन्ड फॉर्म हो रही होगी, और इसके बाद बनेगा RC, इधर O-, यहां पर R', और न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या हो गया? ऐड हो गया। अब अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया तो इस पर क्या आ जाएगा? H लग जाएगा, और इस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो न्यूक्लियोफाइल को आपने क्या कराना है? उसके ऊपर ऐड कराना है। दिस इज ओनली नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? लिखना स्टार्ट करें। बोथ एल्कीन्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड, both alkenes and carbonyl compound are unsaturated compounds. However, alkene shows electrophilic addition reaction, whereas aldehyde and ketone shows न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात का क्या मतलब है? कौन बताएगा? एल्कीन शोस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेयर एज एल्डिहाइड एंड कीटोन शोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन या एल्काइन किसको कहते हैं? C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C को। याद करिएगा, जब कभी भी आपने इसकी रिएक्शन कराई है, ENU के साथ रिएक्शन कराई है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक कार्बन पर आया तो उस पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और सामने वाले पर पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल E+ को अटैक किया, ये यहां से टूटा। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, इस C पर क्या लग गया? इलेक्ट्रोफाइल इस पर लग गया, तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव, ये यहां पर आके क्या लग जा रहा था? न्यूक्लियोफाइल। तो अल्टीमेटली विच वाज गेटिंग एडेड? इलेक्ट्रोफाइल वाज गेटिंग एडेड। तो एल्कीन या एल्काइन में बिकॉज ऑफ चार्ज डेंसिटी आप इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है? अटैक करता है। ये समझ में आया? तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है समझ में आ गया? ये हमने कहां पढ़ा होगा? क्लास 11th में हमने ये पढ़ा हुआ है। चैप्टर का नाम था हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ऐसे अगर कोई सवाल पूछ ले कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादातर किस कंपाउंड्स में देखा जाता है, तो आंसर क्या होगा? एल्कीन्स एंड एल्काइंस में। कैन वी सी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ एल्केन्स? नो, वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन केस ऑफ एल्केन्स। ये सब सिंपल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देन हेडिंग डाले, मैंने सब हेडिंग डाले उसके अंदर। अच्छा, ये लिख लिया क्या? ये उसके नीचे बनाइए जल्दी। एग्जाम्पल नहीं है, ये मैकेनिज्म है। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज अ स्लो स्टेप, और एडिशन ऑफ H है, दिस इज अ फास्ट स्टेप। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज स्लो स्टेप एंड दिस इज अ फास्ट स्टेप। एडिशन ऑफ, ये फास्ट स्टेप क्या है? एडिशन ऑफ एसिड या एडिशन ऑफ H+, एडिशन ऑफ H+, ये फास्ट स्टेप होता है। एडिशन ऑफ H+, ये फास्ट और स्लो क्यों बता रहा हूं मैं आपको? इसका क्या फायदा होगा आपको?
अगर मैं ना बताता तो क्या होता, और बता रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? अगर स्लो है मतलब वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है दैट इज एक्चुअली डिटरमाइनिंग स्टेप। तो न्यूक्लियोफाइल कितनी आसानी से अटैक करेगा उसी से आप उसका रिएक्टिविटी निकालते हैं कि कौन सा रिएक्शन ज्यादा, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। क्लियर? चलिए ये दोनों बना लिए। उसके नीचे पहला पॉइंट लिखें, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, the hybridization of carbon changes from, in case of nucleophilic addition reaction, the hybridization of carbon changes from क्या टू क्या, कहां से कहां चेंज हो रहा है? एल्डिहाइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और बाद में क्या हो गई? sp2 टू sp3, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या है? यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा 3 है ना। दिस इज 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो यहां पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। वेरएज यहां पे हाइब्रिडेशन कितनी हो गई? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा। दिस इज sp3। तो हाइब्रिडेशन इज चेंजिंग फ्रॉम sp2 टू sp3। अच्छा, हाइब्रिडेशन अगर चेंज हो रही है sp2 टू sp3, उसका सेकंड और एक तात्पर्य क्या है? उसका एक और क्या मतलब होता है अगर हाइब्रिडेशन चेंज कर रही है फ्रॉम sp2 टू sp3? s कैरेक्टर बढ़ रहा है घट रहा है? एस कैरेक्टर घट रहा है, और एस कैरेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही बढ़ रही है? घट रही है। ये चीजें आप रिलेट कर पा रहे हैं इसको? तो अब ये यही ना पूछ के आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में पूछा जा सकता है, पर उसका आंसर तो एस कैरेक्टर में ही छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, द नेट रिजल्ट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, the net result in nucleophilic addition reaction is addition of nucleophile on carbon and addition of H plus या proton, addition of nucleophile on carbon and addition of H plus on ऑक्सीजन। अगर कोई आंख बंद करके देखे तो उसे यही दिखाई देगा। ये मैकेनिज्म छोड़ दीजिए तो उसको समझ में आएगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे लग गया और H आकर किस पे लग गया? उस ऑक्सीजन पर। ओवरऑल तो ये दिख रहा है। यहां तक कहानी समझ में आ गई सबको? एक स्टेटमेंट लिखें, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन then ketone justify. Aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition than ketone justify. You have to justify why aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction than ketone. कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है? कीटोन के अंदर दोनों प्लस आई वाले इफेक्ट लगे हुए हैं, जिससे वो जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। अगर वो पहले से स्टेबल होगा तो वो बाहर से क्यों अटैक करवाएगा? पहला रीजन। सेकेंड प्रोबेबल रीजन, मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूं। एक्चुअली मैं 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक में बना रहा हूं HC डबल बॉन्ड OH, सेकेंड में बना रहा हूं RC डबल बॉन्ड OH, और तीसरा मैं बना रहा हूं RC डबल बॉन्ड O R डैश। तीनों में आपने किससे अटैक कराना है? न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना है। तीनों में आपने किससे अटैक कराना है? न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल से अटैक होने के लिए 2 ही डोमिनेंट फैक्टर है, इसकी पोलैरिटी। अगर ये ज्यादा प्लस होगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से उसके ऊपर आकर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। प्लस धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। रीजन, यहां पर H है, H इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सकता। वेरएज अगर यहां एक R ग्रुप लगा हुआ है तो यहां से क्या दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रिड्यूस कर गई तो न्यूक्लियोफाइल उतना क्यों अटैक कराएगा? वो कह रहा मैं पहले से स्टेबल हूं तो मैं क्यों जाऊंगा रिएक्शन में? अगर रिएक्शन में मैं अनस्टेबल होता तो मैं आगे बढ़ता, मैं पहले से स्टेबलाइज्ड हूं तो मैं क्यों जाऊंगा रिएक्शन में। और फिर इसकी बात करें तो यहां पर दो दो ग्रुप लगे हुए हैं जो प्लस आई इफेक्ट से इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहां भी प्लस आई इफेक्ट लगा है और यहां भी प्लस आई इफेक्ट लगा है, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हुआ पहला रीजन, दैट इज थ्रू प्लस आई इफेक्ट के स्टेबलाइजेशन से। सेकेंड एक और फैक्टर है, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा है तो अगर दोनों हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक छोटा ग्रुप होता है। पर जैसे जैसे ग्रुप बल्कियर होते जाएंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना रिलेटिवली मुश्किल हो सकता है। तो रिलेटिवली मुश्किल होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कीटोन की रिएक्टिविटी कम हो गई। और एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड जो सबसे आगे होता है फॉर्मल्डिहाइड, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो गई। तो एल्डिहाइड्स में भी फॉर्मल्डिहाइड की सबसे ज्यादा, फिर कोई भी XYZ एल्डिहाइड की, एंड देन कीटोन की। ये क्लियर हुआ लॉजिकली? लिखें, टू इफेक्ट्स combinedly determines the reactivity of nucleophilic addition on aldehyde and ketone. Two effects combinedly determine the reactivity of nucleophilic addition on aldehydes and ketone. पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक इफेक्ट। डन। उसके नीचे ये तीनों फोटो बना ले और लॉजिक तो क्लियर ही है। यहां पे प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, ड्यू टू विच क्या हो रहा होगा, ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहां ज्यादा है। यहां पर एब्सेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज हायर। और जैसे जैसे ये वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, टू ग्रुप्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट reduces the positive charge density, और इन जनरल आप कह सकते हैं जिसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की टेंडेंसी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो ये तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, नो स्टेरिक इफेक्ट नहीं है। वेरएज यहां पर ड्यू टू 2R ग्रुप हायर स्टेरिक इफेक्ट, जिसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम। तो स्टेरिक इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड प्लस आई इफेक्ट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये समझ में आ रहा है?
प्लस आई इफेक्ट नहीं, चार्ज डेंसिटी का डिक्रीज होना। तो चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा। और अगर इसको प्लस आई इफेक्ट के साथ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम। तो अगर स्टेरिक इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। क्लियर? जस्टिफाई भी हो गया। नेक्स्ट ये लिख लीजिए, ये वाला जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी जल्दी लिखें। लिखें, रिएक्टिविटी ऑफ aromatic aldehydes and ketones, reactivity of aromatic aldehydes and ketones। लिखें, in general aromatic aldehyde and ketone समझते हैं ना किसे कह रहे हैं? मैं ये मिटा दूं पूरा, समझ में आ गया ये लॉजिक? तो ज्यादातर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एल्डिहाइड, फिर फॉर्मल्डिहाइड, फिर एनी एल्डिहाइड, देन फिर कीटोन। रीजन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, लॉजिक भी और क्लियर वो भी। अगर एग्जाम में आएगा तो, चूंकि अभी रिटन एग्जाम आ रहा है तो जस्टिफाई कर लेंगे अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है तो। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट अगर लिख देंगे प्लस आई इफेक्ट और शेयर इंटरेस्ट की वजह से तो नहीं काम चलेगा। हाँ तो काम क्यों नहीं चलेगा? तो 3 नंबर का है तो टीचर भी 1/3 दे देगा, काम तो चल ही जाएगा। काम दुनिया में ऐसा है जो जुगाड़ से नहीं चलता, चल तो जाता ही है। अब जरा देखिए ध्यान से, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन, यही कहलाएंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक कीटोन है। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन जो हैं वो एलिफेटिक से कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लिखें, इन जनरल एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन corresponding aliphatic aldehydes and ketones। corresponding aliphatic aldehydes and ketones। उसका रीजन क्या हो सकता है? प्रोबेबली व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट? क्या आर्ग्यूमेंट होगा? आर्ग्यूमेंट इसका यह रहता है कि जैसे आपने देखा कि इसके ऊपर अभी भी डेल प्लस साइन होगा और इसके ऊपर डेल माइनस साइन होगा। डेल प्लस साइन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो ये दोनों साइड से इधर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा होगा, यहां पर एक साइड से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा होगा। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन होगी वो रिलेटिवली इससे फास्टर होगी, और इसकी जो एलिफेटिक इसका काउंटर पार्ट है, एलिफेटिक काउंटर पार्ट मतलब अगर इसको मैं एलिफेटिक से देखूं, एलिफेटिक से मिलाऊं तो एलिफेटिक जो है वो इसके भी आगे होगा। अब यहां पर एक लॉजिक आपको काम करना चाहिए सर कि इससे भी आगे ये कैसे हो गया, इससे आगे ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इफेक्ट से ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में घूमेगा रेजोनेंस की वजह से। अब रेजोनेंस की वजह से अगर घूमेगा तो अगर मैं इसे ऐसा लिख रहा हूं तो एक बार आपका नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां आएगा, एक बार आपका पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और एक बार आपका पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आपका पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होगा, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन है वो क्या हो गया? वो अपने ओरिजिनल जगह से डीलोकलाइज हो गया, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां कहां अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अब यहां अटैक कर सकता है, पहला सिचुएशन, यहां ऑर्थो पे कर सकता है और पैरा पे। तो इसके पास अटैक करने की एक से ज्यादा साइड है। तो अब ये नॉर्मली अगर इसके रेस्पेक्ट में मिलाया जाए, यानी एलिफेटिक के साथ अगर एरोमेटिक को मिलाएं तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहां अच्छे से होगा और यहां कमजोर। क्यों? क्योंकि यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज कर गया, पहला।
लेकिन अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, एरोमेटिक एरोमेटिक को आपस में कंपेयर करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इसके रेस्पेक्ट में, बिकॉज दो फैक्टर पढ़े हैं कौन कौन से, एक एरोमेटिसिटी और सॉरी एक स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट। यहां पे प्लस आई एक ही साइड से लग रहा है, यहां पे दोनों साइड से लग रहा है, तो यहां का जो कार्बन है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, पहला। दूसरा, यहां अगर आर ग्रुप है, यहां अगर बेंजीन है, तो यहां पर अटैक करना रिलेटिवली मुश्किल है, बिकॉज यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस एक साइड से है, पर एक साइड से तो हाइड्रोजन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर कम है। तो ये जो स्टेटमेंट अगर मैं बोल रहा हूं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये जस्टिफाइड हुआ नहीं हुआ? हो गया ये लॉजिक। और ये अगर मैं बोल रहा हूं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी जस्टिफाइड है। तो इसके ऊपर अगर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये एक बना लें और उसके नीचे एक स्टेटमेंट बस लिखना है। ये दोनों, ये तीनों ऐसे ही बना लीजिएगा। यहां पे दो लाइनें, यहां पर 2 पॉइंट लिख सकते हैं, लेस प्लस आई इफेक्ट, लेस स्टेरिक इफेक्ट, और यहां पर मोर प्लस आई इफेक्ट, और यहां पे लिखेंगे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। डन? कोई दिक्कत? स्टेटमेंट लिख लें, अमंग एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, अमंग एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehydes are more reactive than, aldehydes are more reactive than ketones, aldehydes are more reactive than ketones, aldehydes are more reactive than ketones because of less inductive effect and less steric effect, less inductive effect and less steric effect। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। ऑर्डर बताइए, मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। 2 सबसे आगे, फिर 1, फिर 3। सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको लग रहा है नहीं यार इसमें तो ऑर्डर में कुछ गड़बड़ है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? 3 होगा। रीजन, दोनों तरफ बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां पर लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस और यहां सबसे ज्यादा। यहां पे दोनों साइड से आई इफेक्ट, यहां पर भी दोनों साइड से पर बेटर आई इफेक्ट, और यहां पर एक साइड से आई इफेक्ट लग रहा है। क्लियर? हेडिंग डालें, सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसको ऐसा लग रहा है सर ये लास्ट वाला लिखे नहीं थे आप मिटा दिए? लिख लेंगे ना यार, मिटाने के बाद ध्यान आया कि टाइम तो दिया ही नहीं लिखने के लिए। सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन साइनाइड हमारे पास कंपाउंड है, ये इससे आपने ऐड कराया HCN को इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्या होगा, ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, H+ प्लस CN- एक न्यूक्लियोफाइल है, यहां आके क्या करेगा, अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे इंटरमीडिएट बनेगा C डैश, नीचे लग गया CN, यहां लग गया O-, ये H+ आके इस पर लग जाएगा, तो ये O- H+, ये OH हो जाएगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, C डैश, इधर लग गया CN और इस पे लग जाएगा OH, ये कंपाउंड बनेगा आपका। दिस इज सिंपली एडिशन, क्लियर। अब ये जनरली जो H+ आता है, ये पानी से आता है, याद रखिएगा, यहाँ पानी के प्रेजेंस में। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, आप इसको तो लिख ही लें, साथ में ये दो रिएक्शन भी उसके नीचे लिख लें। ऐसा है, आप इसमें पहला HCN डाला है और दूसरा पानी डाला है, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आपको क्या करना है, मैंने तो मैकेनिज्म पहले ही सिखा दिया है, अब तो बस आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब क्या करना है, ऐसा आएगा R C, एक तरफ OH, यहां पे H, यहां CN, और इसका आएगा R C, ऊपर OH, यहां पे R डैश और यहां पर CN, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये R की जगह CH3 कर दें तो CH3 हो जाएगा, ये CH3 CH2 कर दें, जो भी कर दें, इसका आंसर वैसा होगा। सेकंड लिखें, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। देन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO3, NaHSO3, अच्छा, अगर मैं यहां पानी न डालता तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होती कि नहीं होती? अगर यहां मैं पानी नहीं डालता तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती कि नहीं होती? ऑब्वियसली OH बनता, क्योंकि हमारे पास H+ था, बनता, क्योंकि एक तो H है ना हमारे पास, तो जरूरी नहीं आप बाहर से प्रोटोन देंगे तभी काम बनेगा, बिकॉज दिस वॉज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या था, प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें प्रोटोन है, पर कई बार ऐसा होता है जहां पे हम एप्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट डालेंगे तो फिर अलग से पानी देना पड़ेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट डाला तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वहां पर एक प्रोटोन पहले से प्रेजेंट है, प्रोटोन माने H+, क्लियर। अगला लिखें, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मिटा दो इसे। चलिए, अल्टीमेटली इस वाले रिएक्शन में भी अपने को करना क्या होगा, ढूंढना होगा, हाँ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल ढूंढ लेंगे तो वहां के अटैक करेगा, और आगे की रिएक्शन तो आपको पता ही है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा होता है, NaHSO3, इसका स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए तभी थोड़ा समझ में आता है। सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और ONa, यही होगा इसका स्ट्रक्चर, यही होगा ना इसका स्ट्रक्चर। अगर ये इसका स्ट्रक्चर है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा ही लिख रहा हूं मैं ताकि आपको ना ध्यान हो जाए कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करेगा, यहां कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये वाला O आके इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहां पर ऐसा कुछ होगा, चार हो गया, कोई बात नहीं, एक को मिटा दीजिए, एक लोन पेयर हो जाएगा, एक लोन पेयर हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये जो O है वो आके इसके ऊपर अटैक किया, अगर ये O आकर इसके ऊपर अटैक करेगा, होगा क्या, कार्बन कार्बन O S O2H लग गया, यहां बन जाएगा O-, यहां पर H+ है क्या हमारे पास, नहीं है। अगर H+ नहीं है तो यहां सोडियम ही आके लगेगा, अगर H+ नहीं है तो यहां सोडियम आके लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सोडियम फर्दर यहां से क्या हो जाए, हट जाए, तो आपको यहां क्या ऐड करना होगा, वाटर ऐड करना होगा, और जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, OH, इधर
OSO2H, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो बाई प्रोडक्ट बनेगा सर। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, NaOH वोल्टोइज बनने को तो और बहुत सारी चीजें बनती है, हम तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। डन। इसके दो प्रोडक्ट बनाए आप, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसमें आपने डाला है एक नंबर पर NaHSO3, 2 नंबर पर पानी। सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी आपने एक नंबर पर डाला है NaHSO3 और 2 नंबर पे आपने डाला है पानी। ठीक है, बनाइए प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से मैकेनिज्म पहले पढ़ा देने के बाद आपको प्रोडक्ट बनाना थोड़ा रिलेटिवली आसान हो रहा होगा, पर एग्जाम में आपको ये ध्यान रहेगा, वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आप NaHSO3 को देखते ही आपको ये ध्यान रह रहा है कि भाई इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बना रहे थे और ऐड करना है। तो याद यही रखना पड़ता है ऑर्गेनिक में कि वो जो रिएक्टेंट है या रीएजेंट है वो क्या काम कर रहा था, वो अगर आपको ध्यान नहीं है फिर तो ऑर्गेनिक टफ है। पर अगर वो ध्यान रह जाए कि अरे यार ये NaHSO3 तो टूटेगा, ये इस प्रकार से Na+ निकल जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा आपका प्रोडक्ट, फिर तो आप खुद ही एकदम फ्लो में प्रोडक्ट बनाते चले जाएंगे। लेकिन अगर यही ध्यान नहीं है यार NaHSO3 टूटा कैसे था, फिर तो कहानी गई। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, यहां बन जाएगा OSO2H, यहां बनेगा OH और इधर लग जाएगा H। सिमिलरली यहां पे लगेगा CH3C OSO2H, यहां लगेगा CH3 और यहां लग जाएगा OH। क्लियर है? किसी को डाउट कि सर ये प्रोडक्ट नहीं बन रहा, मेरा तो कुछ और ही बन रहा है? नहीं, अगर आपका कुछ और बन रहा है तो आपने गलत किया है, ये सही है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मिटा दूं इसे, मिटा दूं? चलिए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड में भी मुझे ढूंढना क्या है? ग्रिग्नार्ड में मुझे न्यूक्लियोफाइल तो ढूंढना है। देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन है वहां पे। ग्रिग्नार्ड में हमें न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। पहले न्यूक्लियोफाइल ढूंढने से पहले ग्रिग्नार्ड बोलते किसको है? RMGX। RMGX में याद रखिएगा, इसके ऊपर एक माइनस होता है, इसके ऊपर 2+ और इसके ऊपर होता है एक माइनस। तो अब ये RMGX अगर आप लिख रहे हैं तो आप RMGX लिखेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए था? नेगेटिव चाहिए था। नेगेटिव अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? C, इधर R, ऊपर लगेगा O- और इस पर क्या लग जाएगा? MgX आके लगेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये यहां से क्या हो जाए, हट जाए, तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? इसमें मैं ऐड करूंगा पानी। अगर मैं पानी ऐड करूंगा तो पानी टूटता है H+ प्लस OH- में। H+ कहां लग जाएगा? O के साथ H लग गया, नीचे तो R लगा ही है, और ये OH- किसके साथ चला जाएगा? Mg के साथ। एक तो हो गया OH और दूसरा हो गया X। इसका भी -1, इसका -1, इसके +2, बैलेंस है। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई? उसके नीचे दो प्रोडक्ट बना के दिखाई। RMGX साथ में आप ले रहे हैं, RMGX नहीं, RMGBr ले रहे हैं, और साथ में आपने डाला है पानी। पानी मतलब वाटर, और R आप ले रहे हैं CH3। दूसरा बनाइए, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, और इसकी भी रिएक्शन आपने कराई है, CH3 MgBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O। H2O बना रहे प्रोडक्ट, बनाइए। ये ऊपर वाला तो मिटा सकता हूं। मैकेनिज्म फिर क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल से आके अटैक करवाना है, फिर पानी देके H पर क्या इसमें रुके क्या फिर? अरे चॉकलेट बॉय, चॉकलेट डे पर तो ऐसे चॉकलेटी बात क्यों कर रहे हो हैं?
कोई नहीं दिया इसीलिए, अरे उसके लिए मेहनत करना पड़ता है बेटा। एडवांस में ले लो। हाँ सही पकड़े हैं। चलिए जल्दी जल्दी चारों प्रोडक्ट बनाइए, जल्दी 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 प्रोडक्ट बनाएं। पहला वाला दोनों तो बन गया होगा। पहला वाला आपने बनाया होगा CH3C, एक तरफ H, ऊपर OH, नीचे लग गया होगा CH3। और इसको आपने बनाया होगा CH3C, C2H5, एक तरफ लग गया होगा CH3 और ऊपर लग गया होगा OH। ये दोनों तो पक्का क्लियर है। चलिए इन दोनों को भी जल्दी जल्दी क्लियर करिए। देन हेडिंग डालें। ये कर लिया। चलिए इसका आंसर बताएं, कोई बता, कौन बताएगा? CH3CH OH, वहां लग जाएगा CH3, और यहां CD3COH CD3, यहां लग जाएगा CH3। हो गया? ये दोनों नीचे वाले दोनों में कोई दिक्कत है? मिटा रहा हूं। चलिए ऊपर वाला दोनों थोड़ा ध्यान से देखिए, सही बनाया गलत बनाया? ये D2O का कुछ काम है नहीं, काम है यहाँ पे D प्लस OD माइनस आएगा, और जब D प्लस आएगा तो इस H के जगह पे D आएगा ना, ये OD होगा और ये भी OD होगा, और साथ में क्या मिलेगा? MgODBr, और यहां क्या मिलेगा? MgODBr। समझ में आया? तो ये तभी आप कर पाएंगे जब मैकेनिज्म ध्यान रहेगा आपको, ठीक है? अच्छा, इसी D2O की जगह पे अगर ऐसा कुछ दे दे HDO, इसी D2O की जगह पे अगर ऐसा कुछ दे दे DTO, इसी D2O की जगह पे कुछ ऐसा दे दे HTO, फिर क्या होगा? ये H प्लस OT माइनस, ये H प्लस DO माइनस, ये D प्लस OT माइनस। तो सबसे ज्यादा आसानी से H, फिर D, फिर T, सबसे आसानी से ये टूटता है, फिर ये टूटता है, सबसे लास्ट में ये, ठीक है? तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा H प्लस OT माइनस। ये कैसे टूटेगा? H प्लस OD माइनस। ये कैसे टूटेगा? D प्लस OT माइनस। तो यहां पर H लगेगा, यहां H लगेगा, और यहां पर D लग जाएगा। ये समझ में आया? ये बाद वाला तीनों, ठीक है? तो अगर ऐसे कुछ सीबीएसई में तो पानी ही देगा, DTO भी नहीं देगा, पर पढ़ रहे हैं तो लगे हाँ तो थोड़ा ऊपर का भी पढ़ लीजिए, कि इस तरह का कभी अगर आप देखें तो ऐसा अरे ही क्या है, तो DTO दे दिया, आज तक नाम भी नहीं देखे थे इसका। तो हेडिंग डालें, सॉरी चौथा पॉइंट, एडिशन ऑफ एल्कोहल। मिटा दूं इसे? लास्ट एडिशन रिएक्शन है, दैट इज एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, 4 एडिशन करानी थी अपने को, वहां पे आपने 4 बार एडिशन कराया। अब यहां पर जब आप एल्कोहल को देख रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना होगा कि एल्कोहल किस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाता है। देखिए एल्कोहल मतलब ROH, ये आपका कंपाउंड था RC डबल बॉन्ड OH, इसमें आप रिएक्शन करा रहे हो R-OH से। अब ये R प्लस OH माइनस तो नहीं टूटेगा, क्योंकि H प्लस होता तो H प्लस OH माइनस टूट जाता। R प्लस तो ये तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा। पर उसके अलावा एक और न्यूक्लियोफाइल है अपने पास, ये लोन पेयर आके इसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। ये लोन पेयर आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, एक ना इंटरमीडिएट फॉर्म होगा RC, ऊपर आया O माइनस, यहां लगा H, यहां लगेगा O R डैश, और यहां एक
ये चूंकि इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। ये प्लस अपने पास रख नहीं सकता तो ये हाइड्रोजन को क्या बोलेगा, निकलो, और हाइड्रोजन कहां आके लग जाएगा, यहां आके लगेगा। ये एक इंटरमीडिएट यहां पर क्या होगा, फॉर्म होगा। यहां पे क्या फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो यहां तक लिखें, दिस इज हेमी एसिटल। और ये रिएक्शन जब होती है ना ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में होती है, याद रखिएगा, ड्राई HCl गैस। और ये बना है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। मतलब ड्राई HCl के अलावा कुछ ऐसा नहीं। फिर ये जो हेमी एसिटल बना है इसके ऊपर जब आप फर्दर एक बार और एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, R-OH सेम HCl गैस के साथ, ड्राई HCl गैस के साथ, ये इसको वापस से किस में कन्वर्ट कर देता है, RCH, ऊपर भी OR- और नीचे भी OR-। यहां पर सिर्फ एक ही था इसलिए हेमी एसिटल बोला, दोनों लग जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पूरा पूरा एसिटल बोलेंगे। दिस इज एसिटल। और ये कैसे हुआ होगा उसको समझ सकते हैं। वापस से नीक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो यहां पर आके अटैक करेगा इस H को अटैक करेगा तो ये पानी बनकर निकल जाएगा, OHH, वाटर। यहां से क्या निकलेगा, पानी। और ये जो R- है वो इस O के ऊपर आके लग जाएगा। तो यहां पर भी OR- और पहले से भी OR- था। ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, वाटर निकल जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटल। इसको क्या बोलते हैं, एसिटल। दिस इज एसिटल एंड दिस इज हेमी एसिटल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन तभी होती है जब सिर्फ ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन को हम लोग करवा सकते हैं। लिख लीजिए उसके नीचे ड्राई H, ये लिख लिया कहानी, जल्दी लिखें। ये जो कंपाउंड बना है ना एसिटल, दिस इज ऑल्सो नोन एज जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड है। जेम मतलब एक ही कार्बन पर दो ग्रुप लगा होता है तो उसको जेम बोलते हैं। क्या लगा है, तो अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, कितने, दो, डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, इसलिए इसको बोलते हैं जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। यानी एसिटल का मतलब होता है जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। डन, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस H के जगह पर यहां पर एक R डाल देता तो ये कीटोन होता। अभी जो रिएक्शन लिखी हुई है वो एल्डिहाइड की रिएक्शन है, कोई दिक्कत है इसमें? ये एल्डिहाइड की रिएक्शन थी। अब मैं इस H को क्या कर रहा हूं, R में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ये रिएक्शन किसकी रिएक्शन हो गई, कीटोन की। इसमें क्या परिवर्तन होगा, R हो जाएगा। इसमें क्या परिवर्तन होगा, R हो जाएगा। इसमें क्या परिवर्तन होगा, R हो जाएगा। ये हो जाएगा हेमी कीटल। ये क्या हो जाएगा, हेमी कीटल। और ये क्या हो जाएगा, कीटल। तो एसिटल इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड से बना था और कीटल इसलिए क्योंकि कीटोन से बना है। तो आप तो दो बार लिखेंगे पूरा, आप ऐसे शॉर्टकट मत मार दीजिएगा कि एक H था तो एल्डिहाइड होगा और R हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा। आप तो दो बार लिखिए ताकि आपको ध्यान रहे कि कीटल क्या होता है और एसिटल क्या होता है। डन। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि कीटोन कभी भी एसिटल, जैसे कीटोन कभी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो वो जो आपने लिखा है उसको लिखने के बाद आप उसको क्या करिए, काट दीजिए,
क्योंकि कीटल जब कभी भी बनेगा वो हमेशा डाइहाइड्रिक के साथ बनता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ बनता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ नहीं बनता। कीटोन नेवर रिएक्ट्स विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल टू फॉर्म कीटल। वो रिएक्शन को लिख लिए, लिखने के बाद उसको क्या करिए, काट दीजिए, और क्या होता है वो देखिए। होता क्या है, जब आप कीटोन की रिएक्शन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल माने डाइहाइड्रिक एसिड के साथ करते हैं, ये पर्टिकुलर कंपाउंड किस तरह से वहां पर बनाता है, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा उसको जरा देखें। ये रिएक्शन आप करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम दैट दिस ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। यहां पे होता क्या है, एक पानी यहां से क्या करेगा, निकल जाएगा, और जैसे ही एक पानी निकलेगा आपके पास कंपाउंड बनेगा RCrO CH2O CH2 बॉन्ड, और साथ में आपको क्या मिला, पानी मिला। ये पर्टिकुलर कंपाउंड इस तरह से फॉर्म कर जाता है। इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक कीटल। ये साइक्लिक कीटल है। डन, दिस इज साइक्लिक कीटल। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोल की रिएक्शन जब आप कीटोन के साथ करा रहे हैं तो एक पानी निकलेगा, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, ये पानी निकलेगा ऐसे नहीं, ये पानी निकलेगा ये ऐसे, ये पानी निकल जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, वाटर, वाटर निकलेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, RCr। दिस इज साइक्लिक कीटल। डन, हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये सेकंड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट क्या पढ़ना था, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लिखें, देयर आर दीज आर टू स्टेप रिएक्शन, दीज आर टू स्टेप रिएक्शन। ये एक टू स्टेप रिएक्शन है। पहले में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और दूसरे में क्या होगा, एलिमिनेशन। दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, this is a two-step reaction in which first step addition of nucleophile takes place. In first step addition of nucleophile takes place, followed by elimination of some small molecule, followed by elimination of some small molecule. ठीक है, इसके अंदर एक ही रिएक्शन पढ़ना है हमें, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डन, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अमोनिया किसे कहते हैं, NH3 इज अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव किसको बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, NH लोन पेयर। ये वाला जो है ना, इसकी जगह मैं Z डाल दे रहा हूं। Z मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, Z एक H हो सकता है, कोई एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, एंड सो ऑन। पूरा लंबा लिस्ट है, मैं लिखवा दूंगा क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन बहुत ही सरल है, समझ में तुरंत आ जाएगा। सपोज ये आपका C डबल बॉन्ड C, दिस इज ओनली कीटोन और एल्डिहाइड। इस कीटोन या एल्डिहाइड के साथ आप NH2Z इस तरह से आपने लिखा इसे, या कि इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज पैदा होगा,
पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, नाइट्रोजन चूंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव रखेगा या H को विदा कर देगा? H को हटा देगा, तो ये H प्लस यहां से निकल जाएगा। चलिए, तो यहां तक अगर समझ में आ गया तो हमारा जो पहला इंटरमीडिएट बनने वाला है वो ऐसा कुछ बनने वाला है कि यहां पर आपको लगेगा NH, साथ में लग गया Z, और इस तरफ लगेगा OH। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, या मैं बोलूं यहां पर लग जाएगा O माइनस। यहां पे क्या लग जाएगा? O माइनस। सिस्टम में H प्लस है तो इसलिए एक H तो मिनिमम यहां पर होना ही चाहिए ताकि रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाए। और यहां पर अगर H है सिस्टम में तो H प्लस होके बन गया, ये आपका इंटरमीडिएट बना। अभी तक का जो रिएक्शन है इस केस में यहां पे एसिड है और यहां पर बेस है। एक ही कंपाउंड के अंदर एसिड और बेस दोनों दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई भी कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो जाता है कि उसमें एसिड भी दिख रहा है और बेस भी दिख रहा है। फिर ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी और फर्दर क्या होगा, ये वापस से इधर ऐसा बॉन्ड बनेगा, सॉरी, ये वापस से यहां का जो लोन पेयर है ये वापस से यहां पर बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही ये लोन पेयर यहां जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये लोन पेयर जैसे ही रेजोनेंस में जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन पॉजिटिव रख सकता है क्या? नहीं, नाइट्रोजन पॉजिटिव नहीं रखेगा तो ये H को यहां से हटाएगा, H यहां से हटाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड बना ना, इसके कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 5। कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, वो इसको बोलेगा भैया तुम निकलो। यहां का H और यहां का OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। यानी यहां से क्या निकल गया? पानी। और आपके पास क्या बच गया? C डबल बॉन्ड, नीचे बच गया N और यहां क्या लग गया? H। ये बन जाएगा। तो दोनों H आपका क्या हो गया? निकल गया। एक H कहां पर निकला था? OH में लगने के लिए, और दूसरा H कहां से निकला? वाटर बनने के लिए। अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखिएगा, खैर अभी ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, उसको मैं बाद में दिखाता हूं। इसको जरा समझिए, इस स्टेप में जो ये पहला प्रोडक्ट बना है, दिस इज ओनली व्हाट? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां पर एडिशन हुआ, इसके बाद वाटर यहां से क्या हुआ? एलिमिनेट। दिस इज एलिमिनेशन। आपने हेडिंग क्या डाला? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 2 स्टेप है, पहले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सेकंड में एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? लिख लीजिए। और Z क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूं आपको। Z को ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है? Z क्या क्या हो सकता है? Z कैन बी हाइड्रोजन, Z कैन बी एनी R ग्रुप, Z कैन बी OH, Z can be this, Z can be NH2, Z can be this, Z can be NH this and etc. और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, ठीक है? ध्यान ये रखना है कि कितने हाइड्रोजन होने चाहिए यहां पे? 2 हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए। पहला हाइड्रोजन OH पर लगेगा और सेकेंड हाइड्रोजन NH वाला हटके वहां से पानी निकल रहा होगा। तो अगर इसको अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से देखने वाली बात। पहली लाइन तो आपने लिख ली होगी, चलो ऊपर वाला देख। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको ना फिर से एक ढंग तरीके से लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं देखिए, दिस इज रिएक्टिंग विथ दिस। क्या होगा? क्या निकल गया? पानी निकल गया। आपके पास क्या बचा? ध्यान रखने के लिए, ठीक है? आप ऐसे पानी निकाल लेंगे, मैकेनिज्म दिखा दिया है, पर पानी निकालना है आपको। तो जब कभी भी आप अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव की कोई भी रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे, आप सिंपली वहां से क्या निकाल लीजिएगा? पानी निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए उधर। डन? ये सबसे आसान तरीका हुआ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। डन? बस इसके 4-5 रिएक्शन है वो दिखा देता हूं, मतलब इसके एग्जाम्पल 4-5 है दिखा देता हूं और आज की क्लास
खत्म करेंगे। अगली क्लास में ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हुआ। एल्डिहाइड कीटोन पूरा खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 लेक्चर लगेगा, 4, 5, 6, 7, 7वें लेक्चर में आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर 1.5 घंटे की क्लास देंगे जैसे आज दिए हैं तो फिर 6 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटाऊं इसे, मिटा दूं? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, एलिमिनेशन तो हो गया और सब्स्टिट्यूशन वो एडिशन भी हो गया और एलिमिनेशन भी हो गया। अब ना 4-5 रिएक्शन लिख रहा हूं, नाम उसके बड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम में अगर हाइड्रोजीन बोलेगा, हाइड्रोजीन अगर मेरे को नहीं पता है, कहानी गड़बड़ हो गई। आप सब जानते हैं कि अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन कैसे कराएंगे, पर हाइड्रोजीन वर्ड सुन लिया आपको लगेगा ये कहां पड़ा था। तो ये लिखना जरूरी है कि हाइड्रोजीन किसे कहते हैं। लिखें, रिएक्शन में लिखें। आप ऐसे लिख सकते हैं जैसा मैं बोल रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद क्या करिए ऐसे 1 2 ऐसे ना 5-6 हैं, 3 मैं गिनती करके बता देता हूं कितने हैं। आप तो एक पेज में फ्रेश पूरा एक जगह वो लिख के 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लिखने हैं। 1 2 3 4 5 2 और, ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। इसमें आप अमोनिया जोड़ दीजिए। अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड NH बनेगा, नहीं बनेगा? कैसे? आप इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। आप इसको लिखेंगे H2NH लिखेंगे और यहां क्या हो जाएगा, पानी निकलेगा, C डबल बॉन्ड NH बन गया। ये जो बना है एमोनिया के प्रेजेंस में, वो जो कंपाउंड बना है उसको बोलते हैं इमाइन, IMINE, इमाइन। इसको क्या बोलते हैं? इमाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट RNH2 इसमें हमने ऐड किया, दिस इज अमीन। इसको क्या बोलते हैं? अमीन। जब आपने इसे अमीन ऐड किया, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, यही बनेगा। इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वन इज हॉफमैन प्रोडक्ट, वन इज सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ, SATZEF, सेटजेफ प्रोडक्ट। There are so many reactions in which there are 2 products being formed. One is major product, one is minor product. In all the reactions जिसमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइनली जो आपको लग रहा है वही मेजर प्रोडक्ट है, तो वो हॉफमैन होगा, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो सेटजेफ होगा, ठीक है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया की जिसके अंदर जो लग रहा है आपको कि वो मेजर प्रोडक्ट है, वो एक्चुअली वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है, वो माइनर प्रोडक्ट होता है, और उसका उल्टा मेजर प्रोडक्ट होता है। मतलब हॉफमैन बिकम्स माइनर एंड सेटजेफ बिकम्स मेजर प्रोडक्ट। यही एक केस है, इसको ध्यान रखना है। इस केस में माइनर इज द मेजर, जो कम मात्रा में बन रहा था बाकी सारे रिएक्शंस में, वो यहां पर ज्यादा मेजर प्रोडक्ट के तौर पर आपको पाया जाता है, इसलिए इसको सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोक्सी अमाइन, R, इसको लिख रहे हैं NH2OH, दिस इज हाइड्रोक्सी अमाइन। हाइड्रोक्सी अमाइन लगाएंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा? इस पर OH लग जाएगा, यही होगा। इसको बोलते हैं ऑक्साइन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। ये क्लियर हो रहा है सबको? भाई 2H यहां से निकले, एक ऑक्सीजन पानी निकल गया, 2H यहां से ऑक्सीजन पानी निकल गया, 2H यहां से ऑक्सीजन पानी निकल गया, और सिंपली एडिशन करता जा रहा हूं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना नाम आपको लिखना जरूरी है। देन
NH2 single bond NH2. This is called as hydrazine. हाइड्राजीन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। कंपाउंड क्या बनेगा? यहां पे क्या लग जाएगा? NH2। किसी एक से आप 2H निकाल लेंगे और यहां से O, वाटर निकल गया, ये बन गया। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजोन। दिस इज हाइड्राजोन। क्लियर? 4 लिख लिए, मुझे और 3 लिखना है, तो ये लिख लिया आपने, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। चलिए, अमोनिया लिख लिए थे ना। अब नेक्स्ट लिखिए, आपने डाला है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन किसको बोलते? देखिए, NH2 NH और इस पर लग जाए बेंजीन रिंग, इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? यही बनेगा, कोई दिक्कत? और इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजोन। दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा, यहां से H निकाल सकते थे क्या? 2 इस तरफ से निकाल सकते थे क्या? पॉसिबिलिटी नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट ये हो गया 5वां। 6ठा लिखिए, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। क्या प्रोडक्ट बनेगा? C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, यही बनेगा। देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजोन। सेमी carbazone, and the last is 2,4-dinitrophenyl hydrazine. 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा गंदा होता है, पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसी को हम DNP कहते हैं, 2,4-DNP बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज 2,4-DNP। NH2 NH बेंजीन रिंग NO2 NO2। दिस इज कॉल्ड एज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसको बोलते हैं 2,4-DNP। 2,4-DNP कहां यूज होता है? फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, याद रखिएगा 2,4-DNP। DNP नाम बहुत पॉपुलर नाम है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग, यहां पर NO2 और यहां पर NO2, और इसका नाम क्या होगा? 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर? इसके बगल में लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैडीज रिएजेंट। BRADY। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इज कॉल्ड एज ब्रैडी, BRADY, ब्रैडीज रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं।
अगर एग्जाम में ब्रैडीज रिएजेंट ही खाली बोल दिया तो भी वो क्या बोल रहा है, 2,4 डाई डीएनपी बोल रहा है या 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे।